इंडियन आईटी सेक्टर जो कि देश का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि किस तरह इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज की आईटी कंपनीज को पछाड़ते हुए ग्लोबली अपनी पहचान बनाई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक कंप्यूटर बग ने चेंज की इंडियन आईटी की तस्वीर और कैसे इंडियन आईटी बना आईटी जायंट। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्टेट्स बताना चाहूंगा जिससे आपको पता लग सके कि एक्चुअल में इंडियन आईटी सेक्टर देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये देश की ग्रोथ में किस तरह हेल्प करता है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंडियन जीडीपी में करीब 8% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सालाना रेवेन्यू $190 बिलियन का है और जो कि 2025 तक $350 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। इंडियन आईटी सेक्टर 40 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार प्रदान करता है। पिछले 20 साल में इंडियन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनीज में $45 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई हुआ है, जिसकी वजह से ये दूसरा सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला सेक्टर है। तो ये आंकड़े साफ समझाते हैं कि आईटी सेक्टर हमारे देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर बग ने इंडियन आईटी की स्टोरी चेंज कर दी। इस बग का नाम था Y2K, जिसमें Y का मतलब ईयर होता है और K का मीन 1000 एंड 2 मीन्स 2000। इस बग को मिलेनियम बग के नाम से भी जाना जाता है। 1960 के दौर में कंप्यूटर तेजी से बनाए जा रहे थे, पर उस वक्त एक प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस बहुत महंगे हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल, उस वक्त 1 किलोबाइट यानी 1 KB हार्ड डिस्क का प्राइस $100 था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था। इसीलिए सॉफ्टवेयर कंपनीज के प्रोग्रामर्स पर इस चीज का खासा दबाव रहता था कि उनके कंप्यूटर प्रोग्राम्स कम से कम मेमोरी का यूज करें। इसी वजह से डेट्स को भी शॉर्ट में लिखा जाने लगा। मतलब कोई भी डेट में पहले डे होता है, उसके बाद मंथ और आखिर में ईयर, जो कि 4 अंकों का होता है। मेमोरी बचाने के लिए प्रोग्रामर्स ने साल के 4 अंकों को घटाकर 2 अंकों का कर दिया, जिससे कंप्यूटर की स्टोरेज कम हो। अब किसी भी साल के आखिरी 2 अंकों का यूज किया जाने लगा। ये आइडिया उस समय काफी इफेक्टिव साबित हुआ और दुनिया भर के प्रोग्रामर्स ने इसे डिफेंस सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, पावर यूटिलिटीज और हर उस जगह यूज किया जहां कंप्यूटर का यूज होता था। 1993 में कंप्यूटर वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन ने इस Y2K या फिर मिलेनियम बग को पब्लिकली रेज किया। 1999 के बाद साल 2000 आने वाला था और करेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डेट 01/01/00 ये लिखी जाएगी, पर ये 00 का मतलब कंप्यूटर 2000 नहीं बल्कि 1900 समझ लेगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन 100 साल पहले की करेंगे या फिर पूरे 100 साल की कैलकुलेशन एक दिन में होगी। और इस बग की वजह से कई इश्यूज आ सकते थे, जैसे बैंकिंग सिस्टम अपने इंटरेस्ट हर दिन कैलकुलेट करते हैं और इस बग की वजह से कैलकुलेशन में बहुत बड़ी एरर आना तय थी। एयरलाइन एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इस एरर की वजह से हो सकता था कि एरोप्लेन अपनी जगह पर रुक जाए या फिर क्रैश हो जाए। कई देशों के डिफेंस सिस्टम फेल भी हो सकते थे। ये सब इश्यूज बहुत बड़े थे जो कि पूरे वर्ल्ड में भारी भरकम नुकसान कर सकते थे। और आप समझ सकते हैं ये सब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग बग की वजह से हो रहा था। अब आप बोलेंगे इसमें इतना इशू क्या है, डेट को पूरा स्टोर करवा दो। बट मैं आपको बता दूं कि ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स हर सेक्टर के लिए अलग अलग लिखे जाते हैं और ये प्रोग्राम्स हजारों की लाइन में होते हैं, जिसमें छोटा सा भी चेंज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर डेट चेंज तो पूरे वर्ल्ड में लिखे गए प्रोग्राम्स की करनी थी और इन प्रोग्राम्स का काउंट हम सोच भी नहीं सकते। यूएसए और यूके इस बग को फिक्स करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने
न सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर इस बग को ठीक करने के लिए दिए, यहाँ तक कि उसने रशिया में अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अधिकारी कांटेक्ट न कर पाए और वे उन्हें खो न दे। रशिया और कई दूसरे देशों के लिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं थी, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस बग के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। और वहीं ये देश टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस भी नहीं थे। काफ़ी मेहनत और सालों की मशक्कत के बाद इस बग को फिक्स किया गया, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने $600 बिलियन खर्च किए, जिसमें कई फर्म्स ने अपने कंप्यूटर सिस्टम अपडेट किए और कई फर्म्स ने डिफेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को फिक्स किया। अब इस बग को फिक्स करने के लिए यूएसए और यूके को बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत थी और इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स न सिर्फ टैलेंटेड थे बट वो चीप कॉस्ट पर भी अवेलेबल थे। और यहीं से यूएसए की कंपनीज ने इंडियन कंपनीज को कांटेक्ट करना शुरू किया, जिससे वे इंडियन इंजीनियर्स की मदद से इस बग को फिक्स कर सके। यही टाइम था जब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ने न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ का यूज़ इस बग को फिक्स करने के लिए किया, साथ ही नए फ्रेशर्स को रिक्रूट करके अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ाई, जिससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ गए। काफ़ी इंडियन इंजीनियर्स रिमोट लोकेशंस पर बैठकर काम कर रहे थे। वहीं कई इंजीनियर्स को अमेरिकन कंपनीज ने वहां बुला लिया, जिसका रिजल्ट हम आज ये देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में आज इंडियन सीईओ है। आज यूएसए में इंडियंस की पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें काफ़ी संख्या उन आईटी एम्प्लॉयज़ की है जो यूएसए में आउटसोर्स किए गए थे। 1999 के बाद ही हैदराबाद और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में आईटी बूम देखा गया और ये सिटीज़ देश में आईटी हब बन गई, जहां आज इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और 1000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स का डेरा है। वहीं इंडियन आईटी, जो कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $1 बिलियन खर्च करता था, वो आज 15 बिलियन से भी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। Y2K बग जहां वर्ल्ड के लिए एक टेंशन था, वहीं ये बग इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुआ और इंडियन आईटी फर्म्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलते हुए अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को प्रभावित किया और इंडियंस पर पूरी दुनिया का विश्वास भी बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी इंडियन आईटी की ग्रोथ के बारे में। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।